शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। सरकार आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? अपलोड में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं? क्या अपना हक मांगने वाले लोगों पर बाबा को गुस्सा आता है? गैंगस्टरों के प्रति जो योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति है, अगर उसमें चूक होती है तो क्या बाबा से सवाल न पूछा जाए? योगी की पुलिस के बार बार कुकर्ते सामने आ रहे हैं, तो क्या योगी सरकार को कठघरे में न खड़ा किया जाए? अस्पताल में डॉक्टर न मिलने से लोगों की जान चले जाने पर क्या बाबा से सवाल नहीं पूछा जाए? 6 साल से सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद भी गुंडों के हौसले बुलंद हों, तो क्या अखिलेश यादव पर तंज कसने से काम चल जाएगा? सवाल छुट्टा जानवरों को लेकर भी उठेंगे, सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सामने आएंगे, सवाल बेरोजगार भटक रहे युवाओं को लेकर भी उठाए जाएंगे। सवाल एक दो तो नहीं जिसको नज़रअंदाज किया जाए। सवाल इतने आम भी नहीं कि ये कहकर छोड़ दिया जाए कि ऐसा तो हर जगह होता है। सवाल योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली पर खड़े हैं। तो आज क्यों न देख लिया जाए कि जीरो टॉलरेंस का दम्भ भरने वाले योगी आदित्यनाथ क्या सिर्फ डरा धमका कर ही उठ रहे सवालों को कुचल देंगे? प्रयागराज का घूमनगंज इलाका शुक्रवार को गोलियों और बमबारी से सिहर उठा। बदमाशों ने बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी। इस वारदात में उमेश के गनर की भी मौत हो गई है। इसका आरोप बाहुबली अतीक अहमद पर लगा है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। गोलियों और बमबारी के उठते धुएं ने चारों तरफ सनसनी फैला दी। आरोपियों में अतीक अहमद का बेटा असद, अतीक का करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान और मोहम्मद गुलाम की पहचान की गई। और जिस मोहम्मद गुलाम का नाम मैंने आखिर में लिया वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहुल हसन का भाई है। पुलिस इस घटना का मास्टरमाइंड मोहम्मद गुलाम को ही बता रही है, जो फिलहाल फरार है। तो योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट शुक्रवार 25 जनवरी को यूपी विधानसभा में सदन में मर्यादा रखने पर बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद विपक्ष के बेंचों से अखिलेश यादव की आवाज सुनाई दी। वो कह रहे थे कि जिस तरह से कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां प्रयागराज में उड़ाई गई, उस पर योगी आदित्यनाथ जी आपको शर्म आनी चाहिए। इतना सुनते ही योगी आदित्यनाथ खुद ही, जो थोड़ी देर पहले मर्यादा पर बोल रहे थे, अपने ही शब्दों की सारी मर्यादा भूल गए और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर टूट पड़े और कहा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। उनकी इस मर्यादित टिप्पणी के क्या मायने निकाले जाएं? अब इसे सत्ता का नशा कहें या कुछ और, न इसको मुख्यमंत्री पद की गरिमा के लिहाज से सही ठहराया जा सकता और न ही एक संत के आदर्शों से कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए। साफ तौर पर उनका इशारा अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के रिश्तों में आई खटास को लेकर था, पर पिता पुत्र के रिश्तों में नाराजगी का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पुत्र सम्मान नहीं करता पिता का। और बीजेपी के पिताजी और समाजवादी पार्टी के बाप दोनों का संबोधन अलग अलग इज्जत से कैसे हो सकता है? एक सत्ताधारी मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक सत्ता में बैठा मुख्यमंत्री अगर पूर्व मुख्यमंत्री से आलोचना नहीं सुन सकता तो माफ कीजिएगा, ये मुख्यमंत्री पद की गरिमा पर सवाल उठाता है।
पवन खेड़ा ने जब गलती से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र अडानी दास मोदी कह दिया था तो उनको जहाज से नीचे उतार दिया गया। बीजेपी शासित राज्य असम से पुलिस उनको गिरफ्तार करने एयरपोर्ट के टारमेक पर ही पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट जमानत न देता तो आज पवन खेड़ा असम की जेल में पड़े होते। तो क्या मान लिया जाए कि अगर आपके पास कुर्सी है तो आप विपक्ष को कुछ भी बोल सकते हैं, और वही शब्द जो आपने बोला है जब विपक्ष के जुबान पर आ जाए तो उस पर किसी सुदूर राज्य में FIR जहां आपकी सरकार है वहां हो जाएगी और जेल में ठूस दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इस रूप से तो उनके इस आचरण से विपक्ष के लगाए गए बाकी आरोपों पर भी जनता का विश्वास मजबूत होता है। जो सरेआम विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी को बेइज्जत कर सकता है वो विपक्ष पर झूठी रेड भी मरवा सकता है, हिंदू मुस्लिम के दंगे भी सुनियोजित तरीके से भड़का सकता है, और बाकी को छोड़िए अपनी ही पार्टी के नेताओं से अगर कोई गतिरोध हो गया तो उनको सजा देने के लिए ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है। योगी जी, आप क्यों याद नहीं करते उन दिनों को जब संसद भवन में आप फफक फफक कर रो रहे थे और साल 2007 के साल का था। आप कह रहे थे कि उनको बदले की राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। योगी जी, NI के पत्रकार को जो गाली देकर शब्द बोले थे वो वायरल वीडियो आपके सामने आया होगा, तो क्या वो ही इनकी असली भाषा है? योगी आदित्यनाथ क्यों भूल गए कि किसी एक पर उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ खुद व खुद खड़ी हो जाएंगी। पूरे देश ने देखा कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया। दूसरों को बाप के सम्मान की शिक्षा देने वाले ने अपने बाप का कितना सम्मान किया याद ही होगा आपको। कोरोना का बहाना बनाकर अपने पिताजी के मरने पर आखिरी दर्शन करने नहीं जाते हैं और बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच जाते हैं। मोदी जी दिल्ली में बैठकर नेहरू जी पर ज्ञान दे रहे हैं जिनकी अपनी डिग्री का पता नहीं कौन सी वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में है, और योगी जी हैं जो लखनऊ में बैठकर तू तड़ाक की भाषा बोलकर CM के गरिमामय पद को कलंकित कर रहे हैं। बड़े जोर शोर से दम भरे थे कि मैं भी चौकीदार, जबकि आपके 0 टॉलरेंस पर तो अपराधी गोली बरसा रहे हैं। तो शर्म तो आपकी सरकार को और आपको आनी ही चाहिए। मान्यवर को इतनी जल्दी गुस्सा आता है तो बताइए कैसे इनके विधायक इनको अपनी बात बताते होंगे। कोई मुस्लिम विधायक क्या इनको कह पाता होगा कि आप मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार पर सख्त कदम उठाएं? एक समय के लिए मुख्यमंत्री पद को एक तरफ कर दीजिए और इनके योगी होने के आचरण को परखा जाए तो इनमें सिर्फ एक असहिष्णु झूठा चोला ओढ़े हुए एक धार्मिक कट्टरपंथी का चेहरा नजर आएगा। एक संत तो अत्यंत शांत और सहनशील होता है, किसी भी संत की ऐसी भाषा नहीं हो सकती। कपड़े बदलने से असभ्य व्यक्ति की भाषा और सोच नहीं बदलती। जगह चाहे सदन हो या फिर मंदिर, साधु का कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। इस बात को क्या योगी आदित्यनाथ चरितार्थ कर रहे हैं? क्या योगी जी अपना असली चेहरा सामने लेके आ रहे हैं कि हमने जो ईमानदारी और सज्जन आदमी का चोला पहन के रखा है वो सिर्फ राजनीति तक ही है, सत्ता भोगने तक ही है? अब जिक्र हो रहा है तो बात कर लेते हैं प्रयागराज की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए भाषण के अन्य अंशों को भी। जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हें कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, बख्शेंगे नहीं। इन्होंने यह भी कहा कि ये सभी सपा के पाले हुए गुंडे हैं और समाजवादी पार्टी ने गुंडों को राजनीति में MLA MP बनाया है। यूपी में गुंडागर्दी कम करने के लिए योगी कार्यकाल में सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पर साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि क्या वही माफिया मिट्टी में मिलाए गए हैं या मिलाए जाएंगे जिनका संबंध गैर भाजपाई पार्टियों से है, और जो बचे हुए हैं उनको भाजपा का संरक्षण आज भी मिला है। ये पता करने के लिए उन चेहरों को खंगाला जाए जो माफिया गतिविधियों में शामिल है पर उनके खिलाफ प्रशासन मौन है।
सबसे पहले आपको याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह, सुना तो होगा ही आपने। महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिनके 2 वीडियो वायरल हुए थे। एक में वो स्टेज पर एक जूनियर पहलवान को सरेआम थप्पड़ जड़ रहे हैं और दूसरा लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में वो साफ कह रहे हैं कि मैंने एक आदमी की जान ली है, राइफल छीन के उसके सीने पर वार कर दिया, वो वहीं मर गया। देखिए वीडियो। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। बताइए, बीजेपी के कई बार के और मौजूदा सांसद जुर्म छुपा नहीं रहे बल्कि सरेआम बता रहे हैं, तो भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। क्या इस इंटरव्यू के कबूलनामे के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर हो सकती है? सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो छोड़िए, खुद मोदी जी भी इनका लोहा मानते हैं। यौन शोषण की विक्टिम महिला पहलवानों की आवाज को अपनी राजनीतिक साख के लिए कैसे दबा दिया गया, पता ही नहीं चला। क्या आज कोई बता सकता है कि कार्रवाई के लिए जो कमेटी बनी थी उसका क्या हुआ? कोई अता पता नहीं खोज पाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुल 84 मुकदमे दर्ज हैं और ज्यादातर क्रिमिनल अपराध के दर्ज हैं। पर वो बैठे हैं, मौजूदा सांसद हैं। किसकी छत्रछाया में हो रहा है आपको बताइए। उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर पर 28 मुकदमे, वाराणसी के बुजेश सिंह पर 106 मुकदमे, जौनपुर के धनंजय सिंह पर 46 मुकदमे, प्रतापगढ़ के राजा भैया पर 31 मुकदमे, भदोई के डॉक्टर उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे, हमीरपुर के अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, चंदौसी के विनीत सिंह पर 34 मुकदमे, बनारस के चोलबोल सिंह पर 53 मुकदमे, सुल्तानपुर के सोनू सिंह पर 57 मुकदमे और सुल्तानपुर के ही मोनू सिंह पर 48 मुकदमे, मिर्जापुर के अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे साथियों, बस्ती के पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे, देवरिया के सन्नी सिंह पर 48 मुकदमे, बिजनौर के संग्राम सिंह पर 58 मुकदमे, महोबा के चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमे 42, महोबा के ही बादशाह सिंह पर 88 मुकदमे। ये पूरी फहरिस्त है। इसके साथ साथ बाकी इसके नीचे के जो गैंगस्टर बच गए वो भी आते हैं, पर क्या इन चेहरों पर कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है? जवाब खोजोगे तो काफ़ी खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके संरक्षण में अभी तक बने हुए हैं और इनसे सत्ताधारी पार्टी को कितना राजनीतिक फायदा मिलता है। इनके खिलाफ जो मैंने मुकदमे जो आपके बताए, इनमें ज़्यादातर क्रिमिनल अपराध हैं। किसी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का है तो अटेम्प्ट टू मर्डर का है किसी के खिलाफ, और किसी के खिलाफ साजिश वगैरह और दंगे भड़काने तक का आरोप है। अब चर्चा हो ही रही है तो खुद योगी आदित्यनाथ को क्यों छोड़ा जाए? 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने पर्चा भरा था तो उनके द्वारा खुद बयान किए गए इस इनक्लोजर को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इतनी धाराएं लगी हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वो बात अलग है कि खुद की सरकार आने के बाद ज़्यादातर इनके खिलाफ जो थे वो निरस्त हो गए या निरस्त करवा लिए गए। योगी साहब की कैबिनेट का जिक्र करें तो 52 में से 22 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। सजा हो जाए तो 44% मंत्रियों की विधायकी चली जाएगी। और योगी आदित्यनाथ जी भरे सदन में कहते हैं कि सपा सरकार ने गैंगस्टर और गुंडों को MP MLA बनाया, तो उनकी खुद की पार्टी के चेहरों का क्या हाल है उन्हें एक बार देख लेना चाहिए। और 6 वर्ष राज करने के बाद अगर पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो अब ये दाव चलेगा नहीं। हर कोई पूछेगा कि आपने क्या किया। अभी दूसरे क्षेत्रों की बात करें जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ जी बड़े जोर शोर से भरे सदन में बोल रहे थे। सीएम योगी ने सदन में पर्चा लहराते हुए कहा था कि अखिलेश की सरकार में 56 में से 46 यादव SDM बने हैं। इस मामले की जांच हुई, पता चला कि वो खबर फर्जी है। 57 पदों की भर्ती में सिर्फ 9 यादवों का चयन हुआ था। खुद हाईकोर्ट ने माना कि 46 यादवों के चयन की खबर फर्जी चलाई गई। हालांकि इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि यादव सपोर्टेड पार्टी थी और यादवों के लिए कुछ ज़्यादा ही काम समाजवादी पार्टी में किया गया था।
पर उनके द्वारा जो भरे सदन में पर्चा लहराकर जो दावा किया गया कि 56 में से 46 एसडीएम सिलेक्ट हुए थे, वो दाव उनका चला नहीं, कोर्ट में जाके रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है, पर ये योगी राज की तो देन नहीं। गन्ना किसानों का जो हजारों करोड़ बकाया है उसके बारे में कौन बात करेगा। खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 योगी सरकार ने कहा कि हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बन गया है, लिहाजा क्षेत्रफल और नदी नालों का होना और भौगोलिक स्थिति का होना इसको सुनिश्चित करता है। कभी बंगाल तो कभी यूपी पहले दूसरे पायदान पर चलते रहते हैं। उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों की बड़ी संख्या का उन्होंने जिक्र किया, तो चुनावी दौर में मंच से जब अमित शाह ने कहा था कि होली और दिवाली पर सबको फ्री में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, तो वो वादे लटक क्यों रहे हैं। एक्सप्रेस वे में नंबर 1 योगी जी ने कहा, पर उसमें तो अखिलेश भी नंबर 1 थे। आज भी जिस एक्सप्रेस वे में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट उतरता है वो सपा सरकार की देन है। यूपी के युवा सबसे स्किल्ड हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो रोजगार के लिए युवा क्यों भटक रहे हैं, आए दिन पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं, जितने निवेश का दावा आप कर रहे हैं वो धरातल पर दिखता क्यों नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां गिनवाई जो यूपी की जनसंख्या के अनुपात में लाभार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो उसमें यह कहना कि देश में नंबर 1 योगी सरकार आने के बाद हम बन गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता। आप एक कार्यकाल तो पहले की सरकारों पर इल्जाम लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जनता जवाब मांगेगी और जवाब आपको देना होगा। गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा योगी जी। सवाल कानपुर देहात की गरीब मां बेटी के जिंदा जल जाने पर भी होगा, सवाल दिन दहाड़े चल रहे बम और गोलियों पर भी होगा, सवाल कथनी और करनी में फर्क पर भी होगा, हिसाब बेरोजगार युवा और रोता बिलखता किसान भी मांगेगा, सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी उठेंगे। और अगर जवाब नहीं मिला तो किसान आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है और राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यूपी में काबा का जवाब यूपी में बाबा देने से और नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस थमा देने से बात बनेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।